आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं, आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो और समाज में उसका एक अमूल्य उसका सहयोग रहता है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहास के आप विशेषज्ञ हैं। और उसके साथ साथ आरिफ साहब समाज में शांति को लेकर के, पीस को लेकर के, सद्भावना को लेकर के निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और अपना अप्रतिम योगदान दे रहे हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, तमाम फिल्में बना रहे हैं और तमाम सेमिनार, गोष्ठियां करते चले जा रहे हैं। और डॉक्टर आरिफ साहब, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पहचान तो उसकी इर्द गिर्द क्या आभा मंडल बनता है उससे होता है। डॉक्टर आरिफ साहब के पास के ऊपर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम इतिहासकारों के साथ ही इरफान हबीब साहब, असगर अली इंजीनियर साहब, इन सारे लोगों का इन्हें सानिध्य रहा है और जिसका असर प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। और आज ये पूरे देश के पैमाने पर, या यूं कहें कि देश से बाहर भी, ये शांति और सद्भावना के लिए इनका निरंतर प्रयास जारी है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुजन संवाद में। और हम चाहेंगे कि हमारे बहुजन संवाद के दर्शकों को आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, उसकी परिचित कराएं। मतलब मैं सुल्तानपुर अवध में पैदा हुआ और उसके ग्रामीण इलाके में प्रतापपुर कमैचा एक गांव है जो आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण जिसका स्थान रहा है। और ख़ासतौर पर 1857 और उसके बाद 1857 की फर्स्ट बैटल ऑफ चांदा, सेकंड बैटल ऑफ चांदा उसी जगह पर, उसी हमारे गांव में ही लड़ी गई थी और अंग्रेजों को मात दिया गया। हमारे फोर फादर्स उस आंदोलन में भी शरीक रहे और बाद के दिनों में भी आज़ादी के आंदोलन में, गांधीयन मूवमेंट के समय भी शरीक रहे। तो एक तरह से मैं आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले परिवार से बिलोंग करता हूं। और गांव में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक पंडित मोतीलाल नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई। वहां से फिर मैं सिंगरा मऊ राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज में मैंने इंटर की पढ़ाई की। और बाद में जब KNI खुला, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में खुला और इंदिरा जी के समय में, तो सभी इस तरह के जो लोग थे जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को समझते थे, उन तमाम लोगों के आसपास के परिवारों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। तो उसमें से मैं भी था और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला है, यहाँ से इतिहास में MA किया, PhD किया और यहीं लंबे समय तक मैंने अध्यापन किया, शोध किया। और उसके बाद आज मैं एक डिग्री कॉलेज है वहाँ पर। जी आरिफ साहब, ये इस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। अभी आपका प्रारंभिक जीवन, आपका ग्रामीण परिवेश क्या था, वहाँ के स्कूल और आपके अध्यापक अगर कोई याद हो, और उस समय के बचपन के देखिए, अगर आज के और उस समय के ग्रामीण जीवन से तुलना करें तो शायद आज का युवक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा या देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। जिस तरह की शिक्षण संस्थाएं थी, जिस तरह के अध्यापक थे, मेरे अध्यापक अभी भी एक अध्यापक जीवित हैं और शायद 90 प्राइमरी स्कूल में मुझे पढ़ाते थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वो 90 से ऊपर हैं, मेरा ख्याल है 94 साल 95 साल के हैं। लेकिन आज भी मैं उन्हें देख के जो है, उनको देख के लगता है कि जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग हमारा जा रहा है। और इस तरह से पढ़ाई होती थी, पूरा दिन जात बिरादरी धर्म के ऊपर उठकर जो अच्छा होनहार बच्चा होता था उसको इतने ढंग से पढ़ाया जाता था। टाइम से क्लासेस चलना, इवन 5th क्लास मुझे याद है कि रात में भी हम कक्षाएं चलती थी, लोग अपने यहाँ से लालटेन बत्ती लेके आते थे, रात में पढ़ते थे, सुबह जाते थे। इतने बेहतरीन अध्यापक होते थे, इतना बेहतरीन परिवेश था पढ़ने का। आजादी के आंदोलन के जो नायक थे उनको हम लोग प्राइमरी स्कूल में ही मनाते थे।
इतना बढ़िया परिवेश आज शायद वहां मिल नहीं पा रहा। आज द्वेष है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, और शिक्षा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया है। जी जी सर, उस समय क्या आपको आप किसी सहपाठी को याद करना चाहेंगे? हमारे तमाम सहपाठी उस समय आज जो है वो बड़ी अच्छी स्थिति में है। हमारे देवराज मिश्र हमारे साथ हुआ करते थे, सभाजीत मिश्र हमारे साथ हुआ करते थे, हीरालाल दलित हमारे साथी थे हुआ करते। ये बड़े बड़े ऊंचे पदों पर गए हैं और आज भी ये लोग मौजूद हैं, रिटायर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतर पोजीशन पर आज भी मौजूद है। और हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बचपन लौट आया है। साथियों की एक बड़ी श्रृंखला है हम लोगों के पास, और इत्तेफाक से ज्यादातर लोग अभी जीवित हैं और गांव और आसपास के लोग मिलते हैं। हमारे दो साथी, एक बात के दिनों के हमारे दो साथी बने। एक साथी तो हमारे साथ आज चैनल पे बात कर रहा है, वैचारिकी में हम इनके साथ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने पर प्रोफेसर आनंद दीपायन का हमारा साथ रहा है, बहुत मजबूत साथ रहा है। और किसी जमाने में हम 3 ए जाने जाते थे, ए से आरिफ, ए से आनंद दीपायन, ए से आनंद तिवारी। मुझे आज अच्छा लगता है देख के कि ये एक साथ रहा है जो आज भी जारी है और वैचारिकी में मजबूत साथ रहा है। अभी हम लोग बचपन में ही चलते हैं, अपना बचपन के दिनों में। डॉक्टर सुनीलम, डॉक्टर सुनीलम जी डॉक्टर साहब, आपने अपना बताया, आपने सहपाठियों का बताया। कोई ऐसे शिक्षक हैं जिनको आप उल्लेख करना चाहेंगे? एक शिक्षक का तो आपने बताया कि वो अभी भी जीवित हैं, अभी भी आपको वो मिलते हैं और बहुत श्रद्धा है आपकी उनके प्रति। और कोई शिक्षक जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, जो उन्होंने आपको प्राइमरी में या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया हो और जिनकी छाप आपको लगता है कि आपके जीवन पर पड़ी है? 2 अध्यापक जिसमें से एक नहीं रहे, हमारे वो हेडमास्टर हुआ करते थे मौलवी फिदा हुसैन। उनको अगर मैं जब भी याद करता हूं, वो हमारे दरवाजे से निकलते थे, गांव की तरफ जाते, तो उन्होंने अब पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। लोग उनके घर पर स्कूल जाने के पहले आके फ्री पढ़ सकते थे। वो घर से निकलते थे तो रास्ते में जिसका घर पड़ता था आधा घंटा रुक के फ्री एजुकेशन देते थे, और उनको देखकर हम लोग डरते। हम लोग उस वक्त गोली होता है जिसे कंचा आप कहते हैं, कंचा खेलते थे, लेकिन दूर से अगर दिखलाई पड़ने लगे तो मैं मौलवी साहब को देखकर हम लोग कहते थे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ऐसा पढ़ने लगते थे। ऐसा डर लगता था कि मौलवी साहब हैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, और पूरा जीवन उन्होंने फ्री को पढ़ाया। वो एक आदर्श हमारे रहे हैं। दूसरे एक अध्यापक हुआ अभी जीवित हैं, सत्य प्रकाश शुक्ल, जो हमारे 5th क्लास में हमारे प्राइमरी स्कूल के हेड वो प्रधानाध्यापक रहे हैं। और उनका ये था कि वो रात में क्लासेस चलवाते थे। कहते थे कि बच्चे दिन में जाते थे और सभी टीचर रात में रुकते थे, और वो खुद रात में रुकते थे। खाना अगर किसी ने नहीं खाया तो उनका जो खाना तैयार होता तो उसमें सबको खाना तैयार करते थे, और खुद पढ़ाते थे, खुद ले जाते थे कि हमारा बच्चा, उस वक्त 5th क्लास के भी बोर्ड के इम्तिहान होते थे, हमारा बच्चा सबसे आगे हो। और कभी मैंने आज तक कभी उनमें ये नहीं देखा, उनके बच्चे भी पढ़ते थे साथ में, मौलवी फिदा हुसैन के भी बच्चे पढ़ते थे, पर वो उनके बच्चों से ज्यादा महत्व उन बच्चों को देते थे जो उसमें सबसे बेहतर पढ़ते थे। ऐसे अध्यापक, ऐसे शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है। इन लोगों ने हमें बनाया है। मैं आज जो कुछ भी हूं, इन अपने प्राइमरी स्कूल के जो ये टीचर्स हैं इनको। और एक टीचर का मैं और जरूर उल्लेख करना चाहूंगा जो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में मिले थे, और विपरीत राजनीतिक हालात के बावजूद प्रोफेसर जे चौबे, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे और पोस्ट रिसर्च एसोसिएट में हमारे सुपरवाइजर भी थे। हालात मुल्क के बदल रहे थे, कम्युनल फोर्सेस पावर में आ रही थी, और इतिहासकारों की एक लॉबी बदल रही थी। एक मुल्क, एक मजबूत, मैं नाम भी ले सकता हूं, सिंघल जैसे बड़े आदमी, उनसे चाहते थे कि वो बनारस के जो मस्जिद मंदिर को लेकर कोई बयान दें।
चौबे जी इतनी मजबूती से डटे रहे और उन्होंने कहा, इस बात को कहा कि देखिए, मेडिवल हिस्ट्री या इतिहास तथ्य पर आधारित होता है, विज्ञान सम्मत होता है। मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता जिससे हमारे सब्जेक्ट की आत्मा को कष्ट मिले, और ये मेरी रोजी रोटी है। ऐसे शिक्षक हैं कहाँ जो छोटी छोटी चीजों को लेके विचार बदल जाते हैं, सत्ता बदलने से उनकी आस्थाएं बदल जाती हैं। तो इन शिक्षकों ने मुझे बनाया है। इन शिक्षकों का मुझे आज गर्व होता है कि हमारे जो शिक्षक थे, जिस लैब में उन्होंने मुझे तैयार किया, वो हमारे आदर्श हैं, और वो भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कहीं भी किसी भी जगह आदर्श हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, धन्य है वो शिक्षक जिन्होंने आपके जैसे स्टूडेंट्स पैदा किए, और गंगा जमनी तहजीब जो है वो किस तरीके से इनकलकेट किया, एक तरीके से उसको पूरा एक व्यक्ति में उतारना जो है, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम बंद हो रहा है, कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो परिवेश है वो आपने जैसे शुरुआती दौर में कहा था वो है। मैं सीधा ये चलता हूँ कि आपकी एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, आज आप जिस विचार को मानते हैं उस विचार की ओर बढ़ने के लिए आप क्यों और कैसे प्रेरित हुए? आपने बताया कि आपका घर जो है, आपका परिवार फ्रीडम मूवमेंट के साथ में जुड़ा रहा, तो फ्रीडम मूवमेंट के साथ का मतलब ये है कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ में रहा होगा, लेकिन आप किस तरीके से आपका एक वैचारिक परिमार्जन होता रहा, आज आप जहां पर पहुंचे हैं? जी देखिए, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े होने का तात्पर्य मेरे पिताजी ने कभी कांग्रेस से जुड़े होने से नहीं लिया। हमारे यहाँ नेहरू जी आए, और पहले आम चुनाव में नेहरू जी आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। नेहरू जी बहुत बड़े आदमी थे पिताजी, और उस समय एक डॉक्टर शौकत अली हुआ करते थे, दोनों लोग की समाज में प्रतिष्ठा थी। हमारे यहाँ आए, पिताजी ने उनको उस वक्त कहा कि देखिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते, बहुत बड़ी बात थी, और हम आपको वोट तो नहीं दे सकते। हमारा स्थानीय जो कैंडिडेट है वो गणपत सहाय हैं, जो निर्दलीय हैं। अगर आप इनको आगे के दिनों में कांग्रेस में रखें, इनको ले जाएंगे, तो हम लोग इनको वोट देंगे। मेरे बनावट में मेरे पिता का भी बहुत हाथ रहा मेरे शिक्षकों के साथ। गांव का हमारा परिवेश ऐसा था, हम 5 भाई थे, और मेरे एक फूफाजात भाई भी रहते थे, तो हम 6 लोग रहते थे। पिताजी कृषक थे, किसान थे, नौकरी उन्होंने प्रेफर नहीं की। आजादी के आंदोलन के बाद वो घर में रहे, और रात के समय गांव में आज भी बहुत जगह परिवेश है कि चारपाइयां दरवाजे पर एक साथ बिछती थी और सब लोग वहां सोते थे। पिताजी सोने के पहले 1-2 घंटे आजादी के आंदोलन के बारे में, गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, और इतिहास के जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बातचीत करते थे। ये मेरे इंटरेस्ट का धीरे धीरे सबको विषय होता गया, और बाद में मेरे अध्ययन का विषय होता गया। पिताजी धार्मिक थे, पर धर्म का जो आडंबर है उससे बहुत दूर थे। 5 वक्त के नमाजी थे, और उल्लेखनीय माने जाते थे। कोई भी 10-20 किलोमीटर में कोई पंचायत ऐसी नहीं रहती थी, सर्वजन, सर्वधर्म, सर्व बिरादरी, कि जिसमें पिताजी ना बुलाए जाए, और पिताजी जो कह देते थे उस बात को मान लिया जाता था। पिताजी को का एक टाइटल थी चाचा की। होली के दिन, दिवाली के दिन, और ऐसे तमाम अवसर पर, इवन खेती शुरू करने के पहले या छपरा छाने के पहले, जो ग्रामीण परंपराएं थी, जो जाहिर है कि इस्लामिक परंपराएं नहीं थी, भारतीय परंपराएं थी, वो परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, संस्कृति थी, पिताजी पूरा पालन करते थे। हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण भी आते थे, साहित्य बताते थे। हमारे दरवाजे पर होली का उत्सव होता था। हमारे माता का स्थान है वहां पर, जो शीतला माता का, पिताजी उसमें भी दान करते थे। पिताजी इन तरह के समारोहों के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। तो पैदा होने के साथ ही साथ मैंने अपने घर में धर्म, जात, बिरादरी के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं देखा। सबके साथ मिलकर सांस्कृतिक प्रोग्राम के अलावा
सामाजिक समागम हमने किया, तो मेरी बनावट ही ऐसी नहीं हुई है कि हम साझी विरासत को भूल पाए। तीसरे, हम जिस मिट्टी से आते हैं, अवध की मिट्टी, अवध की मिट्टी में ये खुशबू है, ये खुशबू। मेरे दरवाजे पर इमाम चौक है, आप अभी भी आइए तो वहां पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू, दूसरे धर्मों को मानने वाले, दलित, ओबीसी सब आते हैं और इमाम का तवाफ करते हैं, जाते हैं। धर्म की कोई बाधाएं, वहां कोई बाउंड्री नहीं दिखली। तो मैंने बचपन से लेकर और लंबे समय तक मेरी जो परवरिश हुई है, जिस तरह का जीवन मैंने जिया है, और उसमें कहीं भी धर्म मेल जोल की इस सांस्कृतिक परंपरा का बाधक नहीं रहा। इसलिए इस तरह से मेरी बनावट जो हुई है वो सबको साथ लेकर सबके साथ चलने की हुई है। तो वहां धर्म का कोई या संस्कृति का कोई भेद विभेद नहीं रहा। वहां ये शुरू से माना जाता रहा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपना धर्म माने और दूसरे के धर्म का सम्मान करें, उसके गर्मामय उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें। जी डॉक्टर साहब, मैं किसी संगठन के बारे में जानना चाह रहा था। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हों, अपने जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे स्टूडेंट डेज के अंदर, क्या आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े या किसी सोशल मूवमेंट से आप जुड़े, ये जानना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा के दौरान मैं हमारे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे प्रोफेसर बी कानूनगो, बड़ा नाम है इतिहास की दुनिया में। तो मेरे पिताजी उनके अधीन मुझे करके चले गए थे कि आप इनकी देखभाल करिए। तो मैं बहुत मूवमेंट में तो नहीं जुड़ पाया, बहुत उस तरह से खुलेआम बहुत बड़ा मूवमेंट के साथ तो नहीं रहा, लेकिन मैं AISF के साथ जुड़ा रहा। मैं उसका दूसरी तीसरी पंक्ति का एक तरह से कार्य करता रहा और मुझे उसकी पॉलिटिक्स, उसके काम के तरीके पसंद आते रहे। और बाद के दिनों में मैं मजूमदार के साथ जुड़ा, सोशलिस्ट मूवमेंट के पुरोधा रहे, चंचल के साथ जुड़ा। पर मेरा लगाव हमेशा शुरू से ही लाल झंडे की तरफ रुका रहा। हमारे एक टीचर होते हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि आधुनिक में हम लोग, हमारा जो निर्माण हो रहा है या आधुनिक वैचारिकी में जो मजबूती से अभी भी हम खड़े हैं, तो जो साथ मिलता है वो प्रोफेसर दीपक मलिक का। दीपक मलिक के साथ मैंने लेफ्ट के जो बहुत महत्वपूर्ण लीडर होते थे उनके साथ वक्त गुजारा। मैं रुस्तम सैटिन के यहाँ भी जाता था, उनसे विचार किया और इस तरह से जो CPI के जो महत्वपूर्ण लीडर्स शहर में थे उनके साथ मैंने अपना जीवन गुजारा। उनसे मैं प्रभावित हुआ और मेरे जो 2 मित्र मैंने बताया है, ये ऑलरेडी मुझे परिस्थितियां कितनी भी बड़ी जुड़ी हों पर ये आज भी उससे जुड़े हुए हैं। बाद के दिनों में मैं एक छोटा संस्मरण अगर सुनाना चाहूंगा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लाल झंडे के प्रभाव से जब गांव जाता था, इससे प्रभावित होकर गांव जाता था, तो वो शाम रात की महफिल पिताजी के साथ लगती थी और मैं बार बार उनसे कहता था, पिताजी से मैं अभी मार्क्स की बात करूं, लेनिन की बात करूं, सैटिन की बात करूं, इस तरह से नमूद्रीपाद की बात करूं। तो मेरे पिताजी बहुत खुश नहीं होते थे और एक रात बहुत बहस हुई हमारी उनकी, बहुत गांधी को लेकर और ये अंत्योदय और सर्वहारा वर्ग को लेकर। रात इवन आप यकीन करें कि उस बहस होते होते सुबह का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया, भोर में ब्राह्म मुहूर्त में जो अजान होती है फजर की, हो गया। पिताजी उठे, उनके मस्जिद जाने का वक्त हो गया, वो उठे और उठते उठते उन्होंने कहा कि तुम चाहे जो विचार मानो, चाहे जो करो, तुम धर्म मानो ना मानो, चाहे जिस विचारधारा पर रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत निर्णय है, पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें कहूंगा, तुम गांधी को कुछ मत कहना। मेरे जीवन का ये शब्द बहुत टर्निंग था, तुम गांधी को कुछ मत कहना, और ये कहते हुए मस्जिद में चले गए। मेरी स्टडी का, मेरे काम का, मेरा तरीका वहीं से बदल गया।
कि पिताजी का ये शब्द मेरी जिंदगी में इस एक तरह से तूफान लाया, मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव लिया। और आज जो वैचारिकी है, जो मैं कई बार गांधीयन वैल्यू की बात करता हूं, गांधी की तरफ जाता हूं, तो मैंने कहा अब मुझे गांधी को अध्ययन करना, मैंने गांधी को अध्ययन किया और अंततः इस रास्ते पर पहुंचा, इस विचार पर पहुंचा कि गांधी अकेला ऐसा दिया है जो आज भी सद्भाव शांति की स्थापना कर सकता है। इसी जर्नी में मुझे मिल गए प्रोफेसर इरफान हबीब। प्रोफेसर इरफान हबीब ने हमारे लिए एक नया शब्द गढ़ा था, मुझे अच्छा लगता कभी बताते, गांधीवादी कम्युनिस्ट। व्हाट ए वंडरफुल शब्द। 1906 में 1995 में मैं उनके यहाँ उनके बुलावे पे एक महीना के लिए वो जब चेयरमैन होते थे एडवांस सेंटर हिस्ट्री के अलीगढ़ में मैं गया था, तो उन्होंने मुझे गांधीयन कम्युनिस्ट कहा। आई वाज सरप्राइज। और आज भी मैं ये शब्द लेता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था, और ये शब्द उन्होंने उस वक्त वहां पर ग्रीस कर्नाड आए हुए थे जो तुगलक नाटक के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे, उनसे परिचय कराते हुए कहा। ये आज तक मेरे साथ ये शब्द चिपका हुआ है। मेरे कुछ साथी इस बात को कहते रहते हैं, इसको जोड़ते रहे। तो एक मिश्रित चीजों को लेकर बीच में मैं कुछ दिनों तक, और वैसे जिस लीडर को मैं मजबूत जनाधार का लीडर या आइडियोलॉजिकल बहुत मजबूत मानता हूं, जिससे मेरा, जिस बड़े आदमी के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा रहा, बाकी को तो मैंने पढ़ा है, लेकिन जिसके साथ वो थे बीएम विनोद मिश्र। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीएम के काम करने का जो तरीका था, उसको मैं सोचता हूं कि अगर मेरे कार्यशैली में 2% भी आ जाए, 4% भी आ जाए, मैं उन अंतिम दिनों में उनके साथ रहा। और शायद मैं उन खुश नसीब लोगों में हूं जिनके साथ, जो उनके साथ जो है उनकी एम्बेसडर एक कार यहाँ उनको मिलती थी, कहाँ से मिलती थी मुझे याद नहीं, लेकिन उसके साथ मैं उनके साथ बैठ कर जाता था। अखिलेंद्र प्रताप जी आगे बैठते थे और मैं बीएम के साथ पीछे की सीट पे बात करते जाता था। मैं उतना वैचारिकी में मजबूत नहीं था, नो डाउट, पर मुझे साथ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जब यहाँ पर उस बाबरी मस्जिद मूवमेंट के समय जब यहाँ पर बीएम निकले, तो मैं उन खुश नसीब लोगों में रहा जो उनके साथ बनारस बंद के दौरान उनके साथ रहा। ये जर्नी है, जिस जर्नी से होते हुए आज मैं ये कह पाता हूं, किंचित कह पाता हूं कि आज मैं गांधीयन वैल्यू को महत्व देता हूं। और इस आधार पर मैं आज इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि गांधी को काट कर, गांधी को हटाकर बेहतर दुनिया का निर्माण संभव नहीं है। आज गांधी अकेला ऐसा व्यक्ति है कि जो इतने झंझावात में, इतने हमलों के बावजूद खड़ा हुआ है और वो शांति सद्भाव की परंपरा को बरकरार रख सकता है। जी जी, आपने क्योंकि विनोद मिश्र जी का जिक्र किया, तो मैं ये चाहूंगा कि आपने कहा कि उनकी कार्यशैली बहुत अद्भुत थी। मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको एक जो है एक तरीके से इलस्ट्रेट करने के लिए अगर आप कोई उदाहरण देना चाहें, कोई संस्मरण आप याद करना चाहें, किस तरीके की शैली थी? क्योंकि अब एक जमाना गुजर गया जब विनोद मिश्र जी को तो अब लंबे समय पहले उनका देहांत हो गया, तो वो उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें संस्मरण के तौर पर, या आपका व्यक्तिगत कोई इस कार्यशैली को बताता हुआ कोई अनुभव। जी डॉक्टर साहब। जी, विनोद जी बनारस में आए और बनारस बंद हुआ। उसके पहले मैं आपको बताऊं, बनारस में आईपीएफ का समय गठन हुआ था। आईपीएफ में बनारस में एक नई जैसे राजनीतिक धारा चल रही थी, इतने लोग जुड़ रहे थे, इतने लोग जुड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हम एक पुराने मूवमेंट के दिन लौट रहे हैं। मिस्र विनोद जी यहाँ अवतरित हुए, यहाँ आए और बंद का जो आवाहन किया उन्होंने, तो 50-100 लोगों के साथ चले, पर चलते 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 पूरा, मैं कहता हूं
कि शायद मैंने इतनी बड़ी बंदी बनारस में मुसलमानों की कभी नहीं देखी थी, जितनी बड़ी बंदी मैंने विनोद मिश्र के समय उनके बनारस बंद आह्वान पर देखी थी। शायद मैं आज तक नहीं देख पाया हूं इतनी बड़ी बंदी। सब बंद करके उनके साथ निकले, पूरा हुजूम निकला। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक एक कार्यकर्ता से ऐसे मिल रहे थे जैसे वर्षों से उनका परिचय हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो जब निकले तो उस और एक खास बात उस बंदी की और थी कि उस बंदी के दौरान शहर का पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ था। शायद खौफ था, पॉपुलरिटी थी उनकी, उनका पुराना कैरेक्टर लोगों प्रशासन के सामने था। पूरा एसएसपी से लेकर नीचे तक का पूरा अमला उनके साथ था। गोदौलिया से होते हुए, मैदागिन से होते हुए, लौरावीर से होके, नई सड़क से होकर जब वो वापस फिर गोदौलिया के पास आए और लगभग 3 बज चुका था, 9 बजे से 8 बजे से निकला हुआ काफिला हुजूम में शहर जाम में बन गया था। और वहां से फिर वो आगे बढ़ने लगे तो पुलिस के एक ऑफिसर ने उनसे कहा कि बस बहुत हो गया। उन्होंने एसएसपी की तरफ देखा और वो शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने एसएसपी से कहा कि मिस्टर एसएसपी, आप अपने इस रंगरूट को समझाइए, बताइए मैं कौन हूं। आप समझे कि इतना कहना था। एसएसपी आए, प्लीज मिश्रा जी, प्लीज मिश्रा जी, प्लीज, इस तरह आप देखिए पूरा का पूरा हमारा प्रशासनिक अमला आपके साथ चल रहा है। इतने गुजारिश करने लगे और हम लोग, मुझे कुछ प्रशासनिक काम कर ले दीजिए, आखिर इन्हीं जनता का मुझे काम करना, आप मुझे कुछ काम करने दीजिए प्लीज। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर इसको समझाइए, बताइए मैं कौन हूं। और दूसरे फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो ऐसे जाऊंगा नहीं, आप गिरफ्तार कर लीजिए। और मैं इसी गोदौलिया चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस के खड़े होने का एक छोटा सा छतरी लगी रहती थी, उस पर वो खड़े हुए, उन्होंने सबको संबोधित किया और उसके बाद पुलिस की गाड़ियां मंगाई गई कि वह कि आप गाड़ियां मंगाइए, हमें ले चलिए। गाड़ियां मंगाई गई और और सब लोग उस पर बैठे और वो सब के सब जो है पुलिस लाइन गए, वहां रुके। जाने के पहले, ये है काम का तरीका, जाने के पहले एसएसपी से उन्होंने कहा, सबको बैठाला, एसएसपी से कहा कि ये लोग तो जा रहे हैं, सुबह से निकले हुए हैं, खाएंगे क्या वहां, आप ऐसा है कुछ लाई चने का इंतजाम करिए। आप मानिए 4 बोरा लाई, 1 बोरा चना लद के फिर एसएसपी का मैं भेज रहा हूं, और वहां भेजा और वहां खाए और सब साथ में आए, सब साथ में गए। ये स्वीकार्यता थी लोगों में उनकी, ये उनके काम का तरीका था, सबको सर्वजन को लेके चलने का। लोग प्यार कितना करते थे। और शायद आप तो बिल्कुल जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद जो काफिला चला और पटना के उस संस्कार घाट पे, निगमबोध घाट शायद नाम है, मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण और उनकी अंत्येष्टि में आए हुए लोगों में अगर तुलना की जाए तो ये संभव नहीं ये बता पाए कि किसमें ज्यादा लोग थे। पूरा भरा हुआ था और हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। वो ऐसे व्यक्तित्व थे। तो एक प्रभाव तो कार्यशैली का रहा है मुझे, और आज भी मिजाज काम करने का उस तरह से रहता है। जी जी डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत ही जो आपने संस्मरण आपने सुनाया है, उससे काफी लोग प्रेरणा लेंगे। दर्शक जो है, जो भी इसे देखते हैं, ज्यादातर वैचारिक दर्शक हैं, वो एक सोच और समझ के साथ में इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, और इसी मंतव्य से आपको भी आमंत्रित आज जो हमारा सप्ताह का व्यक्तित्व कार्यक्रम है इसके लिए किया गया है। मैं आगे बढ़ता हूं। आपने इतिहासकार के तौर पर आप किसे, एक जिसे कहा जाए कि भारत का सबसे प्रामाणिक इतिहासकार आप मानते हैं? मतलब मैं मेरिट्स की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप की जो समझ है उसके मुताबिक कौन सा इस तरीके का इतिहासकार है जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए, और जो आप जिसका भी आप नाम लेंगे
उसके साथ में कुछ तथ्य अगर आप देना चाहें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। देखिए, ये तो बड़ा कठिन सवाल है आज के दौर में, ये कहना किसी पर्टिकुलर एक आदमी को। लेकिन इतिहासकारों में देखिए कुछ लोग हैं जो जिनकी लेखनी या जिनका जो लेखन कार्य है वो कभी पुराना नहीं होगा। इतिहास पढ़ा जाएगा तो उनको याद किया जाएगा। उनमें से प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी, उनमें से प्रोफेसर के निजामी, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, हरबंश मुखिया, ये कुछ ऐसे गिने चुने इतिहासकार, जदुनाथ सरकार, ए.बी. पांडे, ऐसे कुछ गिने चुने इतिहासकार हैं। विशुद्धानंद पाठक, एक लंबी श्रृंखला है जिनको आज कुछ जीवित हैं, कुछ चले गए, लेकिन कृतियों के माध्यम से जीवित हैं, जिनको पढ़े बगैर भारतीय इतिहास और संस्कृति की को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। पर दिन इतिहास के लद रहे हैं इस तरह के तथ्यपरक ज्ञान को पढ़ने का, तथ्यपरक बात करने का, तो अब चलन कम होता जा रहा है और खारिज करने की परंपराएं हमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप इन्हें खारिज करते हैं, किसी को कम्युनिस्ट के नाम पर, किसी को सोशलिस्ट के नाम पर, किसी को साझी विरासत की वकालत करने वाले के नाम पर आपको तथ्यों को तो देखना होगा। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इरफान हबीब वगैरह ने एक नई विधा दी। शाहिद अमीन सबाल्टर्न स्टडीज लेके आते। पहले राजाओं महाराजों का इतिहास ही अब पढ़ते थे और किताबें हैं, लेकिन बाद में सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, एग्रेरियन हिस्ट्री, रूरल हिस्ट्री, छोटे छोटे उसके ब्रांचेज आए, ये सब उन्हीं सोर्सेज से निकला। अब आप कल कह दें कि सोर्सेज पढ़ना ठीक नहीं, पर्शियन गलत है, संस्कृत ठीक नहीं है, पाली के सोर्सेज नहीं पढ़ेंगे, जो मैं कह रहा हूं वही इतिहास है। मेरे एक हिस्टोरियन थे, मैं आपको बताऊं, एक मिनट उससे आप समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है इतिहास को। प्रोफेसर जेपी मिश्रा हमारे हेड होते थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े हिस्टोरियन थे, और अभी उनकी 94 ईयर में डेथ हो गई पिछले दिनों। और मरने के पहले मैं उनके पास गया और मैं जाता रहता था, चूंकि विभाग के थे, मैंने उनके अंडर में काम किया था, नौकरी की थी, तो अच्छे स्कॉलर थे। मैंने फ्रीडम मूवमेंट उनसे पढ़ा था, गांधी, नेहरू, मालवीय, अंबेडकर को उन्हीं से जाना था, जबकि मैं प्योर मेडिवल कर रहा हूं। लेकिन मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि भाई आरिफ, मैंने जो तुम्हें इतिहास पढ़ाया है उस इतिहास को भूल जाओ। हमें लगता है कि मैंने जीवन भर तुम लोगों को गलत पढ़ाया, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मैंने अपनी किताबें बंद कर दी, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार देखना बंद कर दिया, और ऐसा लगता है कि जीवन भर मैंने जो इतिहास पढ़ाया वो गलत था। आज जो मैं देख रहा हूं, जिस तरह के राजनीतिक लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं, अब यही इतिहास है, भैया मुझे माफ कर दो। मैं ये दर्द समझ सकता हूं, पूरे मुल्क को ये दर्द समझना चाहिए। तो इतिहास पढ़ने पढ़ाने की जो विरासत हमें मिली है, वो विरासत कमजोर होती जा रही है। अब इतिहास हम आस्था के आधार पर लिख रहे हैं। हमारे सामने हमको जो पढ़ाया गया था वो बताया जाता था कि आपके सामने एक कैरेक्टर है, आप उस कैरेक्टर के बारे में बात करिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कैरेक्टर आपके विचारधारा से, आपके मिजाज से, आपके धर्म से, आपके बिरादरी से मेल नहीं खाता और आपका निर्णय आपके विरुद्ध जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। पर आज हम मुश्किल दौर में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को पढ़ना। एक साहब गांधी के विरोधी बहुत थे, नाम मैं उनका लेना नहीं चाहता हूं, पर अब नहीं है दुनिया में, तिवारी जी को मालूम है। उन्होंने कहा गांधी ये, गांधी वो, गांधी वो, गांधी वो। मैंने कहा आपकी बिल्कुल बात सही। मैंने पढ़ा कितना गांधी पर, उन्होंने बोला कम से कम 200 किताबें पढ़ी। मैं उनके घर गया
मैंने देखा वाकई गांधी पर बहुत किताबें थी। मैंने एक शब्द कहा कि भाई आपने जितनी किताबें पढ़ी है ठीक है, पर आपने इसमें कुल गांधी के विरोधी साहित्य पढ़ा है, कुल का कुल गांधी के खिलाफ लिखा हुआ पढ़ा है। मन आपका कैसे बनेगा? आप कैसे इतिहास पढ़ाएंगे या इतिहास बचाएंगे? अरे आप गांधी की आत्मकथा ही पढ़ लेते, कुछ तो पढ़ लेते। पर आपने जितना साहित्य पढ़ा सब एंटी गांधी, तो आप गांधी के बारे में कैसे जान सकते हैं? हमें इतिहास में जो है, जैसे आरपी त्रिपाठी ने इतिहास के लिए कहा, इतिहासकार को एक हीरे की खान खोदने वाले श्रमिक की तरह काम करना चाहिए। बहुत धीमे 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 उसको अपने खुदाई करके हीरे की कनियां ढूंढनी चाहिए, और जब उसको लगता है वो बार बार उसको इवेल्युएट करे, रिवैल्युएट करे, और जब जहां भी उसको कोई शंका भरी आवाज नजर आती है वो अपने निर्णय को स्थगित रखे और अधिक शोध करने की कोशिश करे और अधिक फैक्ट खोजने की कोशिश करे, तब कहीं जाकर वो सच्चाई के नजदीक पहुंचता है। पर आज तो जो बोल दे रहे हैं इतिहास हो जा रहा है। आप बोल दीजिए तक्षशिला पटना में है और आप बोल दीजिए नालंदा कहाँ है। हजारों साल के इतिहास के बाबा गोरखनाथ को कबीर के साथ बैठा के आप चाय पिला दीजिए और ये इतिहास हो जा रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं। इतिहास ये नहीं है। इतिहास तथ्यों पर आधारित है। इतिहास के लिए सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत है, और ये सब्जेक्ट हम अपने को इसलिए इतिहास की बात कर पाते हैं क्योंकि इतिहास हम अपने को प्रोफेशनल हिस्टोरियन मानते हैं। हमारी एक ट्रेनिंग होती है और लंबी ट्रेनिंग के बाद भारत में लगभग 10 लाख लोग इतिहास पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इतिहास पढ़ाने वाले लोग हैं, अध्यापक हैं, लेकिन इतिहासकार कोई मुश्किल से 80 से 85 100 के अंदर आप गिन लीजिए। तो ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ये बहुत मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ये इसमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, आपको साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, तथ्यों को अपने लैब में कसने की कसौटी होनी चाहिए। इतिहासकार एक न्यायाधीश होता है, और अगर वो न्याय उसको करने के पहले, जैसे हमारा न्यायाधीश है, न्याय करने के पहले तथ्यों को बहुत परखना पड़ता है, क्योंकि इतिहासकार का न्याय जो है पीढ़ियों को प्रभावित करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ता है, समाज को तोड़ सकता है, समाज में वैमनस्य पैदा कर सकता है। इसलिए मेरी एक अपील भी है इस चैनल के माध्यम से कि मित्रों, इतिहास के तथ्य को तोड़ो मत। हॉब्स स्वयं जैसे कहता था कि पहले मैं समझता था कि इतिहास के तथ्य कुछ नहीं है, लेकिन बाद में मैंने जाना कि इतिहास के छोटे छोटे तथ्य, इन्हें बम की फैक्ट्रियों में बदला जा सकता है। इतिहास के छोटे तथ्यों को बम की फैक्ट्रियों में बदला जा सकता है। इनसे सभ्यताएं नष्ट की जा सकती है, कई धर्मों को नष्ट किया जा सकता है, समाज को बर्बाद किया जा सकता है। इतिहास के तथ्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने मजबूत। तो मेरी एक अपील है कि इतिहास को इतिहास के विद्यार्थी की तरह अध्ययन किया जाए, उसको ना आस्था से जोड़ा जाए, ना बिरादरी से जोड़ा जाए, ना उसको अपने आत्मसम्मान से जोड़ा जाए। ऐसा हुआ है उसको इस तरह से एक्सप्लेन करके, जैसा आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अगर हमारे पास तथ्य नहीं तो हमें अपने निर्णय को स्थगित। जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात की है। मुझे लगता है कि इस समय की सबसे बड़ी जो जरूरत है, आवश्यकता है, चुनौती है, उसी की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है दर्शकों का और अपील की है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपसे इतिहासकारों के बारे में पूछा, आपने कुछ इतिहासकारों के नाम बताए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इतिहास अगर कोई लोग पढ़ना चाहें, दर्शक हैं, अब दर्शक तो इतिहासकार नहीं है और उतना आजकल धैर्य भी नहीं है। आजकल तो ये है कि कोई एक आध आप ऐसी किताब बता दीजिए जो पढ़ लिया जाए और हम भी फिर कुछ इतिहास की समझ विकसित कर लें। तो ऐसे ही कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? अगर इतिहास की कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको लगता है कि मतलब बहुत लंबी चौड़ी ना हो, लेकिन कम वॉल्यूम में और ज्यादा कुछ जानकारी दे पाए? जी, मैं सामान्य सा इतिहास, जो सामान्य लोगों की जरूरत है, जिनको जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, विद्वान नहीं, तो मैं प्राचीन भारत के लिए रिकमेंड करूंगा विशुद्धानंद पाठक की पुस्तक।
प्राचीन भारत का इतिहास पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। मैं एक क्रमवार आपको बता देता हूं, एंशिएंट से मॉडर्न तक। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ना चाहेंगे, मुगल्स पे आएंगे, तो हबीब और निजामी की दिल्ली सुल्तनत वॉल्यूम 1 फर्स्ट, वॉल्यूम 2 है, जो तथ्यों पर आधारित है, जिस पर आप बहस कर सकते हैं। मुगल्स में आप जाएंगे तो आपको प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी की किताब पढ़नी होगी, राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये वो इतिहासकार है। और अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पर आधुनिक भारत के इतिहास में जाएंगे तो आप प्रोफेसर जेपी मिश्र का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें। सामान्य पाठक के लिए ये किताब बहुत बेहतर है। और पुरानी और कम पढ़ना चाहें तो मुझे लगता है कि पुरानी एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो भी सामान्य पाठक के लिए, हिंदी, अंग्रेजी में, उर्दू में भी शायद उपलब्ध हैं, वो सामान्य ज्ञान के लिए बेहतर किताबें हैं, जिन पर तथ्यों को छिपाने का, चोरी करने का आरोप हम नहीं लगा सकते, जिन पर इस किसी आस्था के आधार पर लिखने के आरोप हम नहीं लगा सकते। और आज भी ये किताबें पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। भारतीय इतिहास को जानने का यही किताबें। इतना बदलाव के बाद भी हम कोई इतना कुछ प्रोड्यूस अभी नहीं कर पाए हैं जिसको इतिहास की एथेंटिसिटी पर स्वीकारता मिल पाए। जी जी डॉक्टर साहब, आजकल का दौर जो है वो इतिहास पुनर्लेखन का दौर है, और उसके पीछे तर्क ये है कि जो शासक रहे हैं उन्होंने अपनी दृष्टि से इतिहास लिखवाया है। और ये सही भी है कि जो राजे रजवाड़े रहे, उनके जो प्रशंसक रहे, फॉलोअर रहे, भाट रहे, या जो भी उनके एक मतलब विरासत को आगे ले जाने वाले रहे, उन्होंने उन्हीं की दृष्टि से कुछ लिख दिया। तो अब जो इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है, एक इसको लेकर के थ्योरेटिकली आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ये हम मानते हैं और सभी मानते हैं कि जो पावरफुल होता है ना, आज मैं जब जाता हूँ जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी के अंदर में, जब अब जाता हूँ, तो एक समय था जब मैं जाता था तो मेरे को ज्यादातर जो लिटरेचर मिलता था वो गांधी का मिलता था, नेहरू का मिलता था, लेफ्ट का मिलता था, सोशलिस्ट लिटरेचर मिलता था। आज जब मैं उस लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ तो पूरे शेल्फ ही पता नहीं कुछ पुराने तो हैं वहां पर, लेकिन नए जो आए वो सब पूरी संघ की विचारधारा को लेकर के, पूरा हिंदू से लेकर, मतलब जो जो कुछ भी है वो आज का जो दौर है, आज के शासकों की जो विचारधारा है, उसी की किताबें वहां पर अब सब मिल रही हैं, और सब नए नए शेल्फ जो बन रहे हैं वो सब उसी के बन रहे हैं। तो मोदी जी जो है अपना इतिहास और उनकी दृष्टि से जो है हिंदू संस्कृति का इतिहास या एक हिंदू दृष्टि से इतिहास, वो सब पूरा वहां पर मिल रहा है, लाइब्रेरीज के अंदर मिल रहा है। तो आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आज की दृष्टि से इतिहास, हम पुराने 500 साल, 400 साल, 300 साल के लोगों को मूल्यांकन नहीं कर सकते। पिछले दिनों जब और ये भी कहना बिल्कुल ये नहीं इतिहास की दृष्टि से सही माना जाएगा कि कल फिर राजाओं महाराजाओं का इतिहास है, लोगों का इतिहास नहीं है। लोक इतिहास लेखन, लोक लेखन चलता रहा है, कम रहा है, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं रही है आम आदमी के पास। धीरे धीरे परिवर्तन होता है और कृषि आधारित व्यवस्था में और धीमी गति से परिवर्तन होता है। इंडस्ट्रियल जो बेस्ड इकोनॉमी है, सोसाइटी, वहां जल्दी से परिवर्तन होता है, पर यहाँ परिवर्तन हो रहा है। अब गांधी को आप कुछ भी कह सकते हैं, पर गांधी के साथ चलने वाला, गांधी पर लिखने वाला फिशर मौजूद है। हमने फिशर को कोई योजना बनाकर पुनर्लेखन करने के लिए तो आमंत्रित नहीं किया था। अगर लुई फिशर को आप नहीं पढ़ते तो आप ये मान लें कि लुई फिशर ने गांधी पर कुछ किसी योजनाबद्ध तरीके से लिखा। टॉलस्टॉय, आइंस्टीन के पत्र हैं, लास्की के राइटिंग्स हैं। तो अगर आप ये कोई योजनाबद्ध तरीके से, जैसे आप संकलन समिति बना रहे हैं, नए इतिहास लेखन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है।
इतिहास में विधाएं साहित्य की आलोचनात्मक चलती रही हैं। औरंगजेब की आलोचना के लिए भूषण मौजूद है हमारे पास, तमाम कवि हमारे पास मौजूद हैं। अब आप इसको नकार देंगे, अब आप अकबर को नकार देंगे। अकबर का लड़का दानियाल जो है वो ईसाई हो जाता है, अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप नकार देंगे कि धार्मिक राज है अकबर। ऐसे नकारना शुरू करेंगे तो आप तो ये तो 1000 साल पुरानी बात है, 400, 500, 600 साल पुरानी बात है। आप कल के दिनों में के नेहरू को नकार दे रहे हैं। नेहरू को देखने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, आज भी शायद कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिन्होंने नेहरू को देखा है, नेहरू की कार्यशैली देखी है। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं 1947 में भारत की आजादी के समय भारत की स्थिति क्या थी, और 1964 में जब नेहरू छोड़कर गए तो भारत किस पथ पर बढ़ चुका था। 1964 तक भारत की स्थिति दुनिया में क्या थी, हमारे पास इसके रिकॉर्ड हैं। हमने कोई अपने संग्रहालय में नहीं रखा, दुनिया में रिकॉर्ड है। मुझे एक चीज याद आता है, मैं देखिए उस अमेरिका के उस राष्ट्रपति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि नेहरू जी 62 में वहां गए, अभी मैं भूल रहा हूं, और नेहरू जी एयरपोर्ट का जहाज 2 घंटे लेट था कि 2 घंटे लेट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति वहां मौजूद है, प्रेसिडेंट अमेरिका का, और वो इस बात को उसका सेक्रेटरी कह रहा है 2 घंटा अभी आने में, लैंड करने में बाकी है, लेट हो गया है, हम लोग ऑफिस चलते हैं, आते हैं। उस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जवाब होता है कि इतने बड़े आदमी को, इतने महान आदमी को, जिसने आजादी के आंदोलन से लेकर दुनिया की इतनी बड़ी ताकत से संघर्ष किया हुआ, आज और भय और घृणा से दूर हो, इतने बड़े आदमी को मैं प्रथम दृष्टया देखने का लोभ नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं 2 घंटे नहीं 4 घंटे होगा, मैं इंतजार करूंगा। यह भारतीय संग्रहालय की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम नेहरू म्यूजियम की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में जो इतिहास सुरक्षित है, जो संस्मरण वहां मौजूद है, इसको आप नकार देंगे। रीराइटिंग का मतलब होता है नकार देंगे। मैं एक बार एक इंटरव्यू में गया, एसोसिएट प्रोफेसर रीडर का था, मुझे एक एक्सपर्ट ने पूछा कि आपने इकोनॉमिक हिस्ट्री पर काम किया है? आपका जवाब मैं दे रहा हूं, आपने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे काम किया, इरफान हबीब और हरबंस मुखिया या सतीश चंद्रा के से ज्यादा आप क्या कर पाएंगे? इन्होंने जो कर लिया आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे? मेरा जवाब देखे, जब व्हेन आई वाज यंग, मैंने कहा कि आज हम इरफान हबीब से या हरबंस मुखिया से या सतीश चंद्रा से बेहतर पोजीशन में हो। जितने सोर्सेज उन्होंने खोजा था, इस्तेमाल किया था, वो मौजूद है। उसके बाद उनका व्यू भी मौजूद है, एक बहुत मजबूत व्यू उनका मौजूद है, और उसके बाद इन दिनों और रिसोर्सेज खोजे जा चुके हैं। तो इनकी मौजूदगी में मैं रिसोर्सेज के मामले में इन इतिहासकारों से आज की तारीख में ज्यादा मजबूत हूं, तो इनकी पुरानी राइटिंग पर हम कमेंट कर सकते हैं। आप रिसोर्सेज बनाइए ना, रिसोर्सेज आप घर पे पैदा नहीं कर सकते, रिसोर्सेज मौजूद है। पूरे मुगल हिस्ट्री में देखिए तुलसीदास कैसे थे, मंजन, कुतुबन, ये कौन थे, सूरदास किस समय आए, अयोध्या के ये जो मंदिर है 400 साल पुराने हैं, 450, 500 कब बने? क्या आप करने जा रहे हैं? आप इतिहास बना रहे हैं कि भारत की जो दुनिया में पहचान है, साझी विरासत, वैल्यू की, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते? ये इतिहास लेखन है कि भारतीय संस्कृति, उसको उसकी जो पहचान, उसकी मेलजोल की जो परंपराएं हैं, भक्ति सूफी साहित्य जो है, इसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह का इतिहास लेखन, इस तरह की चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, बदलता है, समय बदलेगा, बुरी चीजें बहुत दिन तक चलन में नहीं रहती। आप इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखें। आप राणा प्रताप को हल्दी घाटी में जिताने की कोशिश कर रहे हैं। राणा प्रताप और अकबर के बीच कोई धर्म युद्ध थोड़े था, सत्ता और संसाधनों का युद्ध था। राणा प्रताप की तरफ से भी हाकिम खड़े, पूरे मुसलमानों की फौज खड़ी है, अकबर की तरफ से राजपूतों की भी फौज खड़ी है। लोग अपने पावर के लिए लड़ रहे थे, किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे। पूरे मराठों की फौज में मुसलमानों की पूरी इब्राहिम गारदी से लेकर पूरी फौज थी। शिवाजी के अंगरक्षक मुसलमान थे।
और रानी लक्ष्मीबाई का तोपची से लेकर उनकी कब्र तक देने वाला, उनकी लाश को दफना अंतिम संस्कार करने वाला, ये कौन लोग थे? ये जो परंपरा है जो भारत को दुनिया में सबसे अलग करती है, जो दुनिया में सबसे अलग बनाती है, उसको आप बिगाड़ रहे हैं। एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहे हैं कि जहां हम ज्ञान की बात नहीं कर पाएंगे, बौद्धिक क्षमता हमारी नष्ट हो रही है, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमें, आपको, सबको इस पर विचार करना, इस पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। जी, खुल के बात होनी चाहिए, आपने सही कहा। लेकिन जो पूरा जो सोच है वो विविधता को खत्म करने का है, और अलग अलग किस्म के लोगों का जो योगदान है उसको नकारने का है। और असल में ये कुछ नया बनाने का नहीं है, ये पुराना नष्ट करने का है। उनको लगता है कि ये जब तक रहेगा तब तक उनका भविष्य असुरक्षित रहेगा। तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुराना जो कुछ भी है उसको नष्ट करना चाहते हैं। मैं तिवारी जी से अनुरोध ये करूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास में अब केवल 10 मिनट का समय, रादर 9 जी मिनट डॉक्टर का समय रह गया है। 8 साहब, मिनट में समाप्त करना होगा। तो इसलिए आप कंक्लूडिंग क्वेश्चंस जो हैं आप पूछें। जी जी तिवारी। जी डॉक्टर साहब, काफी चर्चा हो चुकी इतिहास पर, अब हम मॉडर्न पर आते हैं। आपने साझी विरासत के लिए काफी कुछ काम किया है, और आपने कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाए हैं, आपने कुछ फिल्में भी बनाई हैं, तो उसका हम चाहेंगे। जी, हम लोगों ने हम देख, मेरा साथ असगर अली इंजीनियर के साथ था। इस तरह के कामों में मैंने इंजीनियर साहब से बहुत सीखा है। इन तरह के कामों का मैं उस्ताद उन्हीं को मानता हूँ। और उसके बाद राम पुनियानी जी का साथ रहा है। हम लोगों ने एक पहले फिल्म बनाई थी संदेश, और ये इरादा था कि जो गांव में अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर ये मेल जोल की जो परंपराएं अभी बाकी हैं, त्योहार को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, एक दूसरे की मदद को लेकर, इन सब चीजों, क्योंकि मेरी स्मृतियों में है, मैंने उसको जिया है, तो इनको रिकॉर्ड किया जाए। तो एक संदेश फिल्म हम लोगों ने बनाई थी। दूसरी फिल्म बनाने के हमारा ये योजना है कि जिलेवार कुछ ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनके कैरेक्टर को लिपिबद्ध किया जाए, किताबों में भी छोटे छोटे स्टोरीज के रूप में डाला जाए, जो हमारे नायक हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी राहुल सांकृत्यायन का, उस जमाने में आधुनिक भारत के नए नेता, बहुत छोटी सी किताब थी, मुझे वो बहुत इंस्पायर की। उसमें के.एम. अशरफ भी थे, और ऐसे तमाम तमाम लोगों को उन्होंने उसमें लिख दिया, आधुनिक भारत। तो भारत के निर्माण में जो हमारी परंपराएं हैं, उन चीजों को हम लिपिबद्ध करके छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं। संदेश हमने बनाई। दूसरी फिल्म हमारी गांधी पर एक है, 30 जनवरी 1948, जो 24 मिनट की हिंदी और अंग्रेजी की फिल्म है, जिस फिल्म के जरिए हम ये गांधी की हत्या के पीछे जो ताकतें थी, जो करना चाहती थी, वो दिखाना चाहते थे कम समय में, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त नहीं रखता 2 घंटे 3 घंटे की फीचर फिल्म देखे। हमारी योजना 2024 के जून में अभी है कि बाबा साहब पर 30 मिनट की एक फिल्म बनाई जाए, जो उनकी टीचिंग्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके संघर्ष को इंगित करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ये बनाने का इरादा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। और अवध की जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, और मैं समझता हूं जनवरी पर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। दो पार्ट में अभी ये बन रही है। अगर और जगह मटेरियल मिले तो हम इसे 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो और लेकिन हमारा एक फिल्म क्लब है, जिसमें हमने देश के तमाम महत्वपूर्ण जो फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्मों को इकट्ठा किया है, और जगह जगह इन फिल्मों को ले जाते हैं, और इनको लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि फिल्में जो है, विजुअल बड़ा माध्यम होता है विचार बदलने का, वैचारिकी में क्रांति लाने का, उनको समझ का, ये हम करते हैं। तो इस क्षेत्र में हमारा निर्माण जो है, लगभग 3 फिल्में हमारी पूरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, और 2 फिल्में हम उम्मीद करते हैं कि इसी सेशन में मार्च अप्रैल तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतना काम किए हैं, अपना देश विदेश में आपका इतना नाम है, तो आपको कुछ ये सम्मान भी आपके किए गए, आपको अवार्ड वगैरह भी आपको मिले हैं, आप उनका भी जिक्र
करना चाहेंगे? अरे अब सम्मान का देखिए कोई महत्व तो नहीं रहा। जिस तरह का हम काम करते हैं उसको नकारने की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ गई है, तो कई बार लगता है कि हम ही अप्रासंगिक हो गए, जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने कहा था। लेकिन मुझे साउथ एशिया में काम करने के लिए एक आचा पीस स्टार अवार्ड हमें दिया गया था, मिला हुआ था। और रोटरी क्लब ने और एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन ने ऐसे करके तमाम जो 2-3 बड़े अवार्ड हैं, इसको उन्होंने दिया कि शांति और शिक्षा के क्षेत्र में, या शांति शिक्षा के क्षेत्र में, शांति के लिए प्रयास करने के क्षेत्र में हमको इस तरह का अवार्ड दिया गया। अवार्ड का देखिए बहुत महत्व तो नहीं होता, महत्व होता है आपके काम का अगर कुछ प्रभाव पड़ा। जो एक बड़ा काम जो हमने किया, वो एक बनारस में एक रिसोर्स सेंटर बनाया। हमारे कई साथी उसको देखे, मेरे ऊपर का पूरा कमरा, छोटा सा मकान है, पर भरा पड़ा है इन सब चीजों से कि जो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अनेक ऐसे भागों में, राजधानियों में इस तरह के जो लिटरेचर है, मटेरियल है, फिल्में हैं, पोस्टर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मैं वहां भेजता हूं और वहां से लोग उसको लेते हैं। और मैंने लगभग 22 पीस सेंटर बनाए हैं, पीस क्लब, सद्भावना केंद्र, जहां लगातार गांव में इस तरह की चर्चा होती है। और कभी कभी मैं भी महीने में एक सेंटर को जरूर विजिट करता हूं, जाता हूं। तो एक कोशिश भर है, बहुत कम कोशिश है, बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन जो ताकतें इस कोशिश के खिलाफ खड़ी हैं वो बहुत बड़ी हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें एकजुटता की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज अब इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, और रिजल्ट में भी विपक्षी लोग ज्यादा वोट पाए हैं, कम वोट पाके सरकारें लोग बना दे रहे हैं। लेकिन कमी तो है एकजुटता की और कुछ त्याग की। हम त्याग करने को तैयार नहीं, हम भी पा लेना चाहते हैं। ये समय ऐसा है कि एकजुट होइए, अपने मूवमेंट को, नेतृत्व की लड़ाई मत लड़िए, जो भी हो संगठित होइए, लड़िए, और आप में से जो योग्य हो उसको चयन कर लीजिए। पहले इन ताकतों को आपको हटाना होगा, चाहे जो तरीके आपके पास है। एक एक छोट बूंद बूंद से जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब तरीकों का इस्तेमाल करिए, इन्हें हटाइए। नहीं तो संभवतः हम और आप जो बात कर रहे हैं, शायद ऐसा भी समय आएगा कि हम और आप बात नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में धरना स्थल तय कर दिए गए हैं, अभी हम धरना नहीं कर सकते, अभी हम संघर्ष नहीं कर सकते, अभी हम सार्वजनिक रूप से मीटिंग नहीं कर सकते, हम विरोध नहीं कर सकते। सब देशद्रोह के खिलाफ जा रहा है। हमने आजादी की लड़ाई जिन रास्तों से लड़ी थी, जिन रास्तों से हमने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी, आज वो देशद्रोह के रास्ते मान लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारी मजबूरी है, हमको आज की बातचीत यहीं रोकनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा को हमने देखा, हम उनके साथ चले, जैसे गांधीवादी कम्युनिस्ट का नाम दिए थे इरफान हबीब साहब, और इतिहास की एक धारा गांधीवादी इतिहासकार को भी हमने आज देखा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे बात करने में तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और भी समय चाहिए। हम आपसे फिर बात करेंगे अपने दर्शकों के लिए और देश के लिए। आपके साथ बातचीत निश्चित रूप से देश के लिए, इतिहास लेखन के लिए